तो मसूफ़ ने एक लोहे का पीस लेके उसमें सुराख करके उन्होंने जहाज़ का, छोटे से जहाज़ का इंजन भी बना लिया और फिर उसको उड़ा के भी देख लिया। अंसारी या लोकल केमिस्ट की दुकान से कुछ चीज़ें उठाई, वालदा के चूल्हे पे ऊपर और वालदा के तवे पे उन्होंने उसको मेल्ट करके ग्रामोफोन रिकॉर्ड बना दिया। और ये जो हमारे दोस्त थे सर पकड़ के बैठ गया है कि यार मैं 6 महीने से इसके साथ लगा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी और ये मसला कैसे हल हो गया। ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ लोग मिलते रहे और कुछ अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे मुख्तलिफ़ लोग मेरी ज़िंदगी में आते रहे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी। और कभी वो कोई मशवरा करने के लिए आते थे और कभी मशवरा देने के लिए आते थे, लेकिन वो मैं अपनी फैक्ट्री में इतना बिज़ी था कि उन किसी के पीछे जाने के काबिल नहीं था मैं। मेरे अपने चैलेंजेस ऐसे थे, लेकिन इत्तेफाक से कोई ना कोई साहब आ जाते थे और उनका मैं जिस वक्त वापस देखता हूँ तो मेरी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट हुआ। कभी किरदार साजी में, कभी टेक्नोलॉजी में, कोई ना कोई काम ऐसा हुआ कि वो उनको जब मैं वापस देखता हूँ तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और जिनको हम कहते हैं ना अनसंग हीरोज़, ऐसे ऐसे लोग जिनको दुनिया जानती नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके अंदर उन लोगों की भी कंट्रीब्यूशन है। वो हर किसी ने को बहुत बड़ा नहीं करना होता कि हर कोई आइंस्टाइन ही बन जाएगा। तो लेकिन देखा जाए तो आइंस्टाइन जैसे लोग भी एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सारी अल्लाह ताला की जो कायनात है, जो पिक्चर है। तो ऐसे बहुत से लोग मेरी ज़िंदगी में आए जो कि मुख्तलिफ सामने, जब आप सवाल पूछते हैं मुझे तो मुझे बहुत से लोग ऐसे सामने याद आते हैं। तो उनमें से एक साहब थे, उनका नाम था मोहम्मद शरीफ अवान। तो अक्सर अपने आप को शरीफ अवान लिखते थे वो। तो मुझे वो मिले एक वर्कशॉप में। तो मैं वहाँ पे कोई मशीन बनवा रहा था अपने फैक्ट्री के लिए, इधर ही रावलपिंडी में। हमारे मिर्ज़ा अनवर साहब हैं, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंजीनियर हैं, मतलब असली वाले मशीनें बनाते हैं। तो उनके मैं अपनी मशीन के सिलसिले में गया हुआ था। तो वहाँ ये साहब आए, तो सफ़ेद बाल उनके और छोटा सा कद, और तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कोई बात की मेरे साथ कि फ़लाँ चीज़ ऐसे होती है। तो मैंने कहा ये ऐसे नहीं होती, ये ऐसे होती है। कोई मैंने बात की तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता है? मैं कहा इसके ऊपर तो मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है। और वो टेक्निकल चीज़ थी, सिरेमिक्स के में थे, रिफ्रैक्टरीज और सिरेमिक्स की बात थी। तो मैंने कहा मैं आपको इस पर रेफरेंस बता दूँ। उनके आपके पास रेफरेंस है इसका? मैं कहा हाँ। तो आप मुझे वो किताब दे सकते हैं? मैं कहा जी मैं किताबें नहीं करता। वो एक्चुअली ये बुक्स ऐसी होती हैं जो कि यूजुअली वो मिलती नहीं हैं किताबें, और वो साल 2 साल में एक दफ़ा कहीं उसको निकाल के देखना होता है रेफरेंस के तौर पे। तो मेरी अपनी जो रेफरेंस लाइब्रेरी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस लाइब्रेरी थी। तो कई दफ़ा पुराने ज़माने में 5,000 रुपये की किताब ख़रीदते थे और उसमें से सिर्फ 2 या 3 लाइनें काम की होती थी हमारे। उसमें इल्म तो का ख़जाना होता था, लेकिन वो 2-3 लाइनें जो थीं अगर वो काम आ गई तो फिर किताब के पैसे पूरे हो जाते थे। तो इन्होंने मुझे कहा किताब, मैंने कहा जी आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, बैठ के किताब पढ़ लें आप। तो ये मेरी उनके साथ शुरुआत हुई। वो आ गए, देखा, बातें हुई, इट लेड टू अनदर थिंग टू अनदर थिंग टू अनदर थिंग। तो उन्होंने अपनी मशीन भी बनाई और सीधे तो उनकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि ये लुधियाना में पैदा हुए। तो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में थे, और लेकिन दिमाग जो था वो पढ़ रहे थे अपना जो 8वीं 7वीं 8वीं 9वीं जमात में। तो ख़ुद ही अपने साइकिल को ठीक किया, ख़ुद ही पंक्चर लगाया, ख़ुद ये किया, करते कराते। और रास्ते में, स्कूल के रास्ते में कोई वर्कशॉप थी, वहाँ लेथ चल रहा था, वो लेथ चलाना सीख लिया। तो फिर उससे कहा कि मैं अगर अपना पुर्जा भी बना सकता हूँ तो हाँ। तो इनको शौक़ था कि मैं कोई मॉडल जहाज़ बना के। अब ये बातें जो है ना,
ये बातें हैं 19 लेट 30s और अर्ली 40s की बातें हैं, जहाँ के मतलब जो हिंदुस्तान का मुसलमान था वो तो अमीर लोग नहीं थे और ना ये इस किस्म की हॉबी किट्स मिलती थी। तो मसूफ़ ने एक लोहे का पीस लेके उसमें सुराख करके उसके अंदर पिस्टन बना के चला के एक छोटा सा इंजन बनाया, पढ़ा के इधर से चीज़ें, और उस इंजन के साथ उन्होंने फिर कोई मॉडल किताबें पढ़ के तो एक छोटा सा लकड़ी का जहाज़ बनाया। फिर वो इंजन जो था ना चला के देख चुके थे। फिर इंजन नहीं होता, उसके साथ आप उसका फ्यूल कैसे बनाते हैं, हैं जी, इतनी पैराफिन ली, इतना फलाना तेल लिया, इतना अल्कोहल लिया, मिक्स किया, तो फिर एक कंबस्टिबल मिक्सचर बनाया उसके अंदर। तो उन्होंने जहाज़ का, छोटे से जहाज़ का इंजन भी बना लिया कहते हैं, और फिर उसको उड़ा के भी देख लिया। तो ये शरीफ साहब की ना बचपन की शुरुआत थी। और मतलब जो भी अपना पढ़ रहे थे, करते कराते उन्होंने बीए फिज़िक्स और मैथ के साथ बीए किया। और बेरोज़गारी का ज़माना था, तो उन्होंने जॉब उनको मिल गई रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में। तो कोई असिस्टेंट, कोई हेल्पर या कुछ ऐसे में। तो जंग शुरू हो गई। अब जंग में ऑल रेडियो जो था उस ज़माने में भी इतना वेल ऑर्गेनाइज था, गोरे चलाते थे उसको, लेकिन ये था कि हर सेशन सारे का सारा रिकॉर्ड होता था। और रिकॉर्ड जो थे, रिकॉर्डिंग मीडिया क्या था उस ज़माने का, वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड थे। जैसे आपने शायद तस्वीरों में देखा होगा, आप लोगों ने तो नहीं। अच्छा, तो मेरे बचपन में वो रिकॉर्ड होते थे, मोस्टली सॉन्ग्स और सारे टर्न टेबल्स होते थे। तो वो रिकॉर्डिंग मीडिया आता था इंग्लैंड से, और ऑल इंडिया रेडियो की जितनी प्रोसीडिंग्स थी उसके ऊपर होती थी। फिर कोई ख़बर आई कि जो जहाज़ उसको लेके आ रहा था, उसको कोई जर्मन टॉर्पीडो लग गई है, वो जहाज़ इस वक्त लापता है, और हो सकता है कि वो डूब गया हो। और ऑल इंडिया रेडियो के पास रिकॉर्डिंग मीडिया का हो गया कि ये अब आगे क्या करेंगे हम। तो कोई लॉन्ग वीकेंड आ रहा था, 2-3 दिन की छुट्टियां आ रही थी। तो इन्होंने अपना जो अंग्रेज़ वो सुपरवाइज़र था उसे कहा कि अगर ये फ़लाना वाला केमिकल हमारे पास पड़ा है स्टोर में, अगर थोड़ा सा आप मुझे दे दें तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्डिंग मीडिया बना रहा हूँ। वो अंग्रेज़ के लिए बड़ी हैरत वाली बात थी कि ये बच्चा है अभी, मतलब कि जस्ट बेयरली आउट ऑफ कॉलेज। तो उसने कहा हाँ ठीक है ले लो, कोई बात। बाकी के जो थे ना पंसारी या लोकल केमिस्ट की दुकान से कुछ चीज़ें उठाई, वालदा के चूल्हे पे ऊपर और वालदा के तवे पे उन्होंने उसको मेल्ट करके ग्रामोफोन रिकॉर्ड बना लिया। छुट्टियाँ, वो जो वीकेंड ख़त्म हुआ तो जाके वहाँ पे रिकॉर्डिंग सेशन में दिया कि ज़रा इसके ऊपर ज़रा रिकॉर्डिंग करके देखो। तो परफेक्ट किस्म की रिकॉर्डिंग आई। तो उन्होंने कहा जी अगर आप ये बनाने हो तो मैं इसकी सेटअप कर देता हूँ। और बीच में ख़बर भी आ गई कि वो जहाज़ मिल गया और मोर मीडिया, और गोरे की भी ये कोशिश नहीं थी कि वो किसी तरीके से इंडिया में बनवाए उसको। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि अंग्रेज़ ने, अगर यहाँ कोई करने वाला भी था ना, तो उसको डिस्करेज किया। तो आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से जो मलमल के जो टेक्नीशियंस थे, जो ढाका की मलमल थी वो ऐसी थी कि उसका यार्न और उसकी वीविंग इतनी फाइन थी कि वो एक थान मलमल का माचिस की डिब्बी में आ जाता था। सच फाइन, ये हमारे आर्टिजन्स थे। लेकिन फिर गोरे ने उन लोगों को जो उस किस्म के आर्टिजन्स थे उनको चुन चुन के किसी की ना कोई एक्सीडेंट में करवा दिया, उंगलियां तोड़वा दी, किसी खड्डी को आग लगवा दी, किसी को कुछ कर दिया, और वो जो लोग थे बाद में फिर भीख मांगने वाले बने। तो सिमिलरली ये जो रिकॉर्डिंग मीडिया वाली बात थी ये यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन शरीफ साहब की वो ज़िंदगी के शुरू के जो हालात हैं ना, उनमें एक वो मुझे जो जहाँ पता है वो जो इंजन बनाया और फिर ये रिकॉर्डिंग मीडिया बनाया, फिर पाकिस्तान बन गया, तो फिर रेडियो पाकिस्तान बन गया। तो रेडियो पाकिस्तान में ये रेडियो इंजीनियर्स की जो टीम थी उसका हिस्सा बन गया।
कुछ लोग बड़े हाई एजुकेटेड थे और कुछ इन जैसे लोग थे जो डू हाउ वाले लोग थे। और जो ट्रांसमीटर्स थे रेडियो पाकिस्तान के वो मार्कोनी से आते थे। मार्कोनी वॉज द इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट ऑफ इंग्लैंड, है जी। अच्छा, तो फिर जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ा तो फिर ये जो थे जो ट्रांसमीटर्स थे, कुछ अमेरिकन ट्रांसमीटर्स एक दो आ गए, फिर रूसियों से 2-3 ट्रांसमीटर्स आए। तो इन लोगों ने, ये जो लोग थे, इन्होंने कहा हम अपना ट्रांसमीटर क्यों नहीं बनाते। तो वो ज़माना ऐसा था कि उसमें ना अभी एक जज्बा था कि हमने इंपोर्ट नहीं करनी, हम अपना बनाएंगे। तो इन्होंने 250 किलोवाट के ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमीटर होता है ना बहुत हाई एनर्जी लेता है और इतनी एनर्जी होती है कि इसके जो एंटेना होता है ना जहाँ से हो रहा है, अगर आप ये नॉर्मल ट्यूब होती है ना बिजली की लाइट वाली ट्यूब वैसे पास रखें ना, वो लाइट जल पड़ती है जस्ट बाई द इलेक्ट्रॉन, जो कि ना वेव्स उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये 250 किलोवाट के ट्रांसमीटर से तो इन लोगों ने आपस में मिलके रेडियो पाकिस्तान का इक्विपमेंट प्रोडक्शन सेक्शन बनाया और कि ये हम अपना ट्रांसमीटर बनाएंगे। तो वो जब शरीफ साहब मुझे मिले थे तो वो रिटायर हो चुके थे। तो एक दफ़ा मुझे और मेरे वालिद साहब मरहूम और मेरे बच्चों को, हम सब को लेके हम वहाँ रवात गए और वहाँ पे वो सारी इक्विपमेंट होती देखी। गोल्ड प्लेटिंग उस पर हो रही थी, मुख्तलिफ़ किस्म के काम थे जो कि ना हर पुर्जा बनने लगा हुआ था। और सवाए जो मेन ट्यूब है ट्रांसमीटर की वो इंपोर्ट होती थी, उसके अलावा देयर इज़ अ लॉट एल्स जो कि होता है वो सारे का सारा ये लोग वहाँ बना के, और ये जो आपका लॉरेंसपुर पे रेडियो स्टेशन ट्रांसमीटर लगा हुआ है और 6-7 ट्रांसमीटर इन्होंने बना के पाकिस्तानी लगाए और सक्सेसफुली चल रहे थे। और ये ट्रांसमीटर की स्टोरी है जिसमें वो शरीफ साहब का बहुत एक किरदार था उसके अंदर। और अनफॉर्चुनेटली वो जो, अगर मैं रेडियो पाकिस्तान की स्टोरी मुकम्मल करूं तो ये हुआ कि फिर ट्रांसमीटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रही। और यहाँ पे ना आपकी जो पॉलिटिशियंस हैं या हेड्स ऑफ द स्टेट हैं उनका किरदार सामने आ जाता है। वो कैसे कि हमारा हेड्स ऑफ द स्टेट जो है वो जब बाहर सफ़र करता है तो वो प्रोटोकॉल के लिए सफ़र कर रहा होता है या कोई फॉरेन पॉलिसी पे सफ़र कर रहा होता है, वो सेल्समैन के लिए तौर पे नहीं करता। जो चंद मैं आपको बातें बताऊं कि आपको याद होगा कि एक दफ़ा ना आपकी हो सकता है पैदाइश से पहले की बात हो, 71 की बात है, नहीं 71 नहीं 19, ये तो अयूब खान के टाइम की बात है, 68-67 की बात है कि हमारे पास कालाबाग स्टील मिल लग रही थी। यहाँ पे काम शुरू हुआ था, जर्मन आए हुए थे, लेकिन कोसिजन ने अयूब खान को कहा कि मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ और आई एम स्टॉपिंग बाई टू मीट यू। तो वो कराची रुका, एक शाम को आया, अयूब खान के साथ जो भी मुलाकात एक हुई, घंटा 2 घंटे रहने के बाद वो आगे इंडोनेशिया रवाना हो गया। उस दौरान उस 2 घंटे में वो पाकिस्तान स्टील मिल का प्रोजेक्ट पाकिस्तान को बेच गया। ही वॉज द सेल्समैन नंबर 1 फ्रॉम रशिया, है जी। और आज तक हम उस स्टील मिल को लेके बैठे हैं, क्योंकि हमें वो स्टील मिल नहीं चाहिए थी, हमें कालाबाग में स्टील मिल चाहिए जहाँ हमारे पास कोयला भी है, लोहा भी है, दरिया, पानी, हर चीज़ मौजूद है। उसके लिए बाकी बहुत से लवाजमात उसी पहाड़ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं हुआ और कोसिजन साहब अपना काम करके चले गए। और ये पाकिस्तान स्टील मिल के हालात आपको पता ही हैं, ये चल ही नहीं सकी। तो इसी तरीके से प्रिंसेस डियाना जब आई थी पाकिस्तान, एक दफ़ा आई थी एक ख़ास जहाज़ के ऊपर, तो मैं सोच रहा था कि ये क्या करने आई है इस दफ़ा, है। उस वक़्त ये जो उसके सब ज़िंदगी के बाकी हालात हैं उनसे पहले की बात है ये। तो वो आई ब्रिटिश एरोस्पेस के एक जहाज़ पे और यहाँ लैंड की जहाज़ पे, और अगले दिन का उसने
एक प्रोग्राम रखा हुआ था कि मैं फ़लाँ लोगों को ना साथ लेके आई वांट टू सी द कराकोरम रेंज। तो उसमें जो हमारे अरबाब बस्तो कुशाद जो थे उनको उन्होंने अपनी बिठाया जहाज़ में और जा कराकोरम रेंज का वो किया, फिर कोई डिनर शिनर किया होगा, कुछ किया होगा। ऑन द फॉलोइंग डे, उन दिनों ब्रिटिश एयरवेज़ इस्लामाबाद से चलता था, वो ब्रिटिश एयरवेज़ की कमर्शियल फ़्लाइट से शी वेंट बैक टू इंग्लैंड और जहाज़ पीछे छोड़ गई कि इसको आप एवेल्यूएट करें, वी वुड लाइक यू टू बाई दिस प्लेन। तो ये जो ऊपर के लोग होते हैं ये सेल्समैन होते हैं। तो हमारे किसी बंदे ने ये नहीं किया कि वो मामू अब्दुल कयूम को ये जो छोटे छोटे जजीरे हैं आगे पीछे वहाँ रेडियो ट्रांसमीटर्स की ज़रूरत होगी, तो वी वर नेवर एबल टू, किसी ने उसकी सेल्समैनशिप की नहीं। वरना होता है कि गिफ्ट ही कर दें, कुछ कर दें, आपकी प्रोडक्शन चलती रहे ताकि आपके पास जो लोग हैं ना वो रहें। वो करते करते बहुत सारे जो थे वो तितर भी हो गए। शरीफ साहब की स्टोरी ये है कि वो उनको चापलूसी नहीं आती थी, है? तो टू द पॉइंट बात करते थे। तो कोई किसी बात पे किसी ने कोई बात की हुई, नाराज़ हो गए, ही जस्ट वॉकड ऑफ द जॉब, है? एट द एज ऑफ 55 और 56 ही जस्ट वॉकड ऑफ द जॉब। ना पेंशन लेने गए ना वापस किसी के साथ। तो सरकारी महकमे तो होता ही ऐसे कि पीछा वैसे नहीं करते वो। विद द रिजल्ट दैट ही जस्ट लेफ्ट रेडियो पाकिस्तान। तो फिर उनके बच्चे सैनिटरी की दुकान कर रहे थे, दोनों बेटे उनके, सिटी सदर रोड पे। उन्होंने कहा जी आप हमें ये पाइप फिटिंग बनाने की फैक्ट्री बना दें। तो शरीफ साहब की जो हॉबी थी ना वो भी ये था कि उनके बेडरूम में एक लेस मशीन पड़ी थी, इतनी सी, एक बड़ी फेमस एक छोटी हॉबी मशीन बनाने वाली एक ब्रिटिश कंपनी है माईफोर्ड, उसका लेस था, तो वो रखा हुआ था। तो जब उनका स्पेयर टाइम होता ना उस पर कोई चीज़ बनाते थे। तो देन ही गॉट इनटू दिस। तो क्योंकि मैं ख़ुद फाउंड्री में था और मैं काफ़ी उस वक्त एडवांस कर चुका था इस प्रोफेशन या इस बिज़नेस में, तो फिर मेरी वो अनवर मिर्ज़ा साहब की दुकान पे मुलाकात हुई उनके साथ। तो फिर देन वी गॉट इनटू गेटिंग टू नो ईच अदर। तो फिर उनके जो फाइनल ईयर्स थे उसमें तो वो फिर अक्सर मेरे पास घर में आके रहते थे क्योंकि फैमिली शिफ्ट हो गई थी लाहौर। तो फिर वी हैड दिस टाइम। तो उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे मैंने देखे कि छोटा सा कोई बड़ा मसला होता था और उसको वो इस तरीके से हल कर देते। और ये मसले सारे टेक्निकल होते थे, या दे हैड टू डू समथिंग विद केमिस्ट्री या फिज़िक्स या मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स किसी चीज़ में, और वो कहते कि यार तुम ऐसे कर लो। और वो बात जो थी ना वो सारी चीज़ में से ना एक नुक्ता निकाल के ले आते थे। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक मेरे दोस्त थे, वो न्यूक्लियर केमिस्ट थे। तो वो मैं वैसे दोस्ती के तौर पे उन्हें मिलने भी जाता था। तो वो इतने डेडिकेटेड थे केमिस्ट्री के साथ कि उनको ज़िंदगी में कुछ और समझ नहीं आता था। और मेरे साथ भी ही यूज्ड टू टॉक ओनली अबाउट केमिस्ट्री। और वो उनकी जो केमिस्ट्री थी वो इस लेवल की होती थी, बेशतर मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थी। लेकिन मैं सोचता था इसमें शायद कुछ हासिल हो जाए, मुझे भी इन चीज़ में तशनगी होती थी। तो मैं अच्छा, तो वो मैं गया तो वो बैठे और ना सर पकड़ा हुआ लग रहा था ना, ये ही इज़ नॉट फीलिंग गुड। तो मैंने पूछा चीमा साहब आप क्या हाल है यार, कैसे? कहते जी मेरा सिर दर्द खा रहा है। क्या हुआ? यार एक मसले में फंसा हुआ। तो मैं क्या मसला है? उन्होंने मसला बयान किया और उसके बहुत से फीचर्स और डिटेल्स थी। तो मैंने कहा यार ऐसे करते हैं कि इकट्ठे बैठ के सोचते हैं, आओ गाड़ी में बैठो। तो चीमा साहब की ना एक टांग पोलियो में सूखी हुई थी। सो ही वॉज नॉट एन एथलेटिक आउटडोर पर्सन नहीं थे, दफ्तर से आते थे ना बैठ जाते थे, बट ही वॉज ए ग्रेट ब्रेन। बहुत उनकी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। तो वो चीमा साहब को गाड़ी में बिठाया मैंने, शरीफ साहब के घर चले गए। आज शरीफ साहब वैसे मुझे देख के खुश हो जाते थे, जब दो बंदों को देखा ना, उन तारफ़ था मैंने करवाया वापस, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा लो जी कमाल हो गई, आज तो ईद हो गई है, तुसी आ गए हो। तो मैं कि यार हम आए हैं, एक मसला लेके आए। अच्छा, और ये लोग ऐसे थे
जब मेरे घर में के आते थे ना, तो मैं ऐसे ड्राइंग रूम में उनको मिलने नहीं आता था, पहले मैं कागज़ पेंसिल तलाश करता था। मेरी वाइफ कहती थी वो बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, मैं कह नहीं, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे तीसरे मिनट में ना कोई लकीरें लगानी पड़नी है। अच्छा, तो वो जनाब वो शरीफ साहब के पैड के ऊपर ना उन्होंने वो प्रोसेस कहा और कहा यार ये वाला नुक्ता है। शरीफ साहब ने उस सारी चीज़ को देखा और जब वो बात ख़त्म की ना, शरीफ साहब कहने लगे तुसी इतना क्यों नहीं कर लेंगे। और ये जो हमारे दोस्त थे ये सर पकड़ के बैठ गया है कि यार मैं 6 महीने से इसके साथ लगा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी और ये मसला कैसे हल हो गया। अच्छा, और जो कुछ भी वो कर रहे थे इट मूव्ड वन स्टेप फर्दर, मैं जो भी वो हो रहा था उनका सिलसिला। लेकिन इस किस्म की ये हस्तियाँ थीं बीच में, तो शरीफ साहब वॉज वन सच पर्सन। तो फिर मैं खुद टेक्निकल डेवलपमेंट में लगा हुआ था, तो कई जगह पे मैं होता था तो हम आपस में दुख सुख करते थे कि यार समझ नहीं आती ये क्या करें, एंड ही वुड कम अप विद इन दिस थिंग, है जी। तो इस किस्म का ना ये एक हस्ती थी जो कि ज़िंदगी में आई, और कभी भी ना वो किसी के बारे में बात ही नहीं करते थे ना, होता है ना क्योंकि बंदे को डिस्कस करना है, हमेशा ही वॉज डिस्कसिंग एन आइडिया, है जी, ये कैसे है, आपका क्या ख्याल है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। सो ऑल द टाइम इट वाज लाइक दैट। और फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ उनकी ये थी कि जो हमारा सारा सर्किट था ना, वो इट वाज ए टेकी सर्किट। आजकल टेकी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को और आईटी वाले को, हमारे ज़माने में ये होता नहीं था, है। तो उसमें जो बंदा इंजीनियरिंग गरारी बना रही, ये किया वो किया, यू नो मेटलर्जी, हीट ट्रीटमेंट्स, ये वो, तो वी यूज़ टू वो हमारा वो सर्किट होता था। तो पिंडी में कुछ ऐसे लोग थे तो हम लोग कभी कभी बैठ के आपस में गपशप लगाते थे। तो शरीफ साहब को मैं कहता था ना कि आप फलाने को जानते हैं, तो वो इंसानों को सिर्फ उनके पास 2 क्लासिफिकेशन थी, यार ये इल्म दोस्त बंदा है, यार इसका इल्म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बड़ी बड़ी तालीम याफ्ता लोगों के मतलब उनका ये होता था कि यार इसका इल्म ना नहीं ताल्लुक़ कोई भी है। तो और वो जो था ना इल्म दोस्त आदमी, ही वुड ऑल से तीसरी क्लासिफिकेशन ही नहीं थी, है जी। और बेशुमार दफ़ा चलो उन्होंने मिलन चलते हैं, ये इल्म दोस्त आदमी है यार, है जी, तो बैठ के कोई बातें होती थी। तो ये छोटी सी ऐसे लोग होते हैं बीच में, और उनकी कोई हिस्ट्री नहीं रखी जाती, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशंस होती हैं हमारी सोसाइटी में, ऐसे लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं।